हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस पेपर 2 क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, इंग्लिश मीडियम में पहले अपलोड कर चुका हूँ। मैं एक सैम्पल पेपर आपका हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए पहले अपलोड कर चुका हूँ। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है जी, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। ओके, सो हमने फर्स्ट सैम्पल पेपर करा था, बट उसमें ना बच्चों को कुछ प्रॉब्लम आई थी, तो पहले वो प्रॉब्लम देख लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर जी ये सेकंड वाला क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दो। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, बड़ा ध्यान से सुनना दोस्त। ठीक है, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आना बनती भी थी, बट इसका आंसर जो मैंने बताया था वही है। ध्यान से सुनो। एक आपको संकल्पना दे रखी होगी, एक लाइन दे रखी होगी और एक कारण दे रखा होगा। पहले तो वो संकल्पना पढ़ो आप। महात्मा गांधी ने द्वितीय मेज सम्मेलन में हिस्सा लिया। महात्मा गांधी ने द्वितीय मेज गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था, बिल्कुल लिया था। 101% गांधी जी ने लिया था। और क्यों लिया था? गांधी जी ने हिस्सा इसलिए लिया था ताकि जो प्रॉब्लम है उनके सामने आ रही है, वो नमक कर वगैरह, वो सारी की सारी वो सॉल्व कर सके और ब्रिटिशरों को बता सके हमको कौन कौन सी प्रॉब्लम है जिसे ब्रिटिश सरकार सॉल्व कर सके। ऑल दो उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकला। ठीक है, अब आ जाओ नीचे। कारण कि महात्मा गांधी ने गोलमेज सम्मेलन क्यों अटेंड किया। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी इरविन समझौता हुआ था, बिल्कुल हुआ था, ये बात एकदम सही लिखी हुई है। पर गांधी इरविन समझौता हुआ था सिर्फ इसी वजह से गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में नहीं गए थे। गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में इरविन समझौता होने के बाद गए थे, पर उनका मोटिव कुछ और था, उनका कारण कुछ और था गोलमेज सम्मेलन में जाने का। ठीक है जी, तो इसका आंसर जो मैंने आपको बताया था कि संकल्पना और कारण दोनों सही है। हुआ तो दोनों ही था, गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भी गए थे और गांधी इरविन पैक्ट भी हुआ था। पर गांधी जी जो द्वितीय मेज सम्मेलन में गए थे उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये इरविन समझौता नहीं था। रीज़न था कि जो भी प्रॉब्लम आ रही है इंडियंस को वो सॉल्व की जाए ब्रिटिशर द्वारा। ये चीज़ लेकर गांधी जी गए थे गोलमेज सम्मेलन में। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो दोस्त। कोई दिक्कत नहीं अगर क्लियर नहीं हुआ होगा तो, क्योंकि मैं ऐसे ही बहुत सारे अजर्शन की अगर आप बोलोगे तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाए कि सर ये अजर्शन और रीज़न, ये संकल्पना और ये कारण के क्वेश्चन कैसे करने हैं। ठीक है जी, बट आपको बेसिक चीज़ तो समझ आ गई ना। दोनों लाइन पढ़नी है, देखना है कि दोनों लाइन सही लिखी हुई है नहीं लिखी हुई, और फिर देखना है कि क्या ये रीज़न इसका ही है या किसी और का है, ये चेक करना है आपको। ठीक है, अब दोबारा से हम अपने प्रैक्टिस सैम्पल पेपर पे आ जाते हैं, दूसरा वाला। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि ये श्रीमान जय, एक बंदा है जय जो पालमपुर में रहता है। ठीक है, पालमपुर एक विकसित देश है, यानी बिल्कुल विकसित देश है, वो एक काल्पनिक और विकसित देश है। ओके, तो अब आपको ये चारों के चारों पॉइंट पढ़ने और बताना है कि वहाँ पर क्या ये सारी की सारी चीज़ें हैं या नहीं है। क्योंकि वो विकसित देश है तो क्या वहाँ पर औद्योगिकरण व तीव्र रफ्तार से उच्च प्रति व्यक्ति आय बड़ी होगी? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वहाँ पर विकसित देश है, वहाँ पर औद्योगिकरण भी अच्छी तरीके से हो रहा होगा और प्रति व्यक्ति आय भी बड़ी भी होगी। तो पहला पॉइंट तो एकदम सही है। दूसरा, उच्च शिशु मृत्यु दर। मृत्यु दर का मतलब क्या होता है? शिशु मृत्यु दर का क्या मतलब होता है कि अगर एक साल में 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उसमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी एक साल पूरी होने से पहले पहले डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ पुअर हेल्थ कंडीशन, तो उसको ही शिशु मृत्यु दर कहते हैं। तो अब आप खुद बताओ, वो एक विकसित देश में रहता है तो यहाँ पर उच्च शिशु मृत्यु दर होगी या निम्न या कम शिशु मृत्यु दर होगी? ऑब्वियस सी बात है कम होगी, तो ये सेकंड पॉइंट गलत लिखा है। तीसरा पॉइंट लिखा है कि मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ज़्यादा हाई होगा, ये भी बिल्कुल सही बात है। ह्यूमन डेवलपमेंट चाहे एडुकेशन के फील्ड में चाहे हेल्थ के केयर में, सारे के सारे ये आगे होंगे। नेक्स्ट है कि उच्च सकल घरेलू उत्पाद होगा, यानी जीडीपी ज़्यादा हाई होगी, ये भी सही है। यानी फर्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट सही है, तो इसका आंसर है सी। ओके, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है ये पिक्चर दे रखा है। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दूं दोस्त, चैप्टर नंबर 1 जो आपका इतिहास है उसमें 2 पिक्चर, ठीक है, बेसिकली 3। एक तो आपकी जैसे ही चैप्टर खोलते हो उसमें जो पिक्चर है वो, और दूसरी जो आपकी एलिगरी है, रूपक है ना जो भी, जैसे कि एक तो मारियान है फ्रांस की एलिगरी, ठीक है, फ्रांस की रूपक, और दूसरी ये जो हमारे सामने पिक्चर है जो कि है जर्मेनिया, ये जर्मनी की रूपक है। ठीक है, और अगर मैं इसके बारे में आपको बताऊँ तो इसने है ना सर पे एक ओक का ताज पहना हुआ है सर पे। ठीक है, और साथ ही में इसने तलवार ले रखी है, ये रक्षा कर रही है, किसकी? पहरेदारी कर रही है राइन नदी पर। राइन नदी एक रिवर है जहाँ पर ये पहरेदारी कर रही है। ओके जी, और ये पिक्चर बनाई थी 1860 में चित्रकार जिसका नाम था लॉरेंस क्लासेन। ठीक है, ये बात याद रखना, ये जर्मेनिया है, सर पे ओक का ताज पहना हुआ है, ये एक तरह से कह सकते हो ब्रेवरी को, ठीक है, शक्ति को रिप्रेजेंट करती है, और ये राइन एक नदी है उसकी पहरेदारी कर रही है। 1860 में पिक्चर बनाई गई थी लॉरेंस क्लासेन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि टूटी हुई बेड़ियाँ किस चीज़ का प्रतीक है? ये आज़ादी का प्रतीक है। सिंपल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये बड़ा ध्यान से पढ़ना। एक वस्तु को अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन डैश क्षेत्र की गतिविधि है। मतलब जब हम अपने प्रकृति से कोई चीज़ लेके उस चीज़ का उत्पादन करते हैं तो वो प्राथमिक में आता है, द्वितीयक में आता है, तृतीयक में आता है। अब बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि सर द्वितीयक लिखा है तो हम तो मतलब उत्पादन लिखा है तो हम द्वितीयक क्षेत्र करके आएंगे। नहीं दोस्त, इसका आंसर द्वितीयक क्षेत्र नहीं है, इसका प्राथमिक क्षेत्र है, क्योंकि हमने डायरेक्ट प्रकृति से चीज़ें ली है। खेतों में भी तो आप उत्पादन करते हो, है ना, फसल का, पर वो किस में आता है, वो आपका प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो प्राकृतिक से आप जब भी चीज़ें लेकर उत्पादन करते हो तो आपका प्राथमिक क्षेत्र में आता है, तो इसका होगा प्राथमिक क्षेत्र। ओके, नेक्स्ट है सत्य या असत्य, ट्रू और फॉल्स आपको बताना है कि बेल्जियम में डच भाषी बहुसंख्यक थे। बिल्कुल सही बात है, बहुसंख्यक यानी जो डच बोलने वाले लोग थे वो बेल्जियम के अंदर मेजॉरिटी में थे, ठीक है। बट ब्रूसल्स में अगर यहाँ ब्रूसल्स लिखा होता ना तो ये गलत होगा था, क्योंकि ब्रूसल्स के अंदर फ्रेंच भाषा के लोग ज़्यादा थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। वही वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है, परिसंकल्पना मतलब संकल्पना वाला और कारण वाला। अब क्वेश्चन पढ़ना। भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण है, भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण है ना, यानी सत्ता बटी हुई है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और हमारे जो क्षेत्र सरकार है उसमें बटी हुई है। क्यों बटी हुई है, कारण क्या है, क्यों, क्योंकि 1992 में हमारे संविधान में संशोधन किया गया था और उसकी वजह से विकेंद्रीकरण किया गया। तो पहली बात, संकल्पना सही लिखी हुई है लाइन के, भारत में विकेंद्रीकरण है, बिल्कुल सही लिखी हुई है। क्या जो नीचे वाली लाइन है वो ये सही लिखी हुई है कि 1992 में एक संशोधन हुआ था जिसकी वजह से विकेंद्रीकरण हुआ, ये भी सही लिखी हुई है। दोनों लाइनें सही लिखी हुई है और भारत में विकेंद्रीकरण होने का कारण भी यही है, 1992 में जो संशोधन हुआ था। तो यानी संकल्पना भी सही है, कारण भी सही है, और जो हमारी संकल्पना है, ठीक है, जो कारण है वो बिल्कुल संकल्पना की सही व्याख्या कर रहा है। तो इसका आंसर होगा ए, ठीक है जी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की। इसमें है ना आपको बताना है कि जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है तो कांग्रेस का जो सिंबल है वो क्या कमल है, नहीं, हाथ है। तो आपको बताना है ऐसे सामने सामने में से कौन सा सही है। भारतीय जनता पार्टी का हाथ है, नहीं, कमल है। बहुजन समाज पार्टी, हाथी, बिल्कुल सही, बहुजन समाज पार्टी का हाथी है। बट मैं फिर भी फोर्थ वाला पॉइंट पढ़ूंगा, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी साइकिल, नहीं। मैंने ऐसा फोर्थ पॉइंट क्यों पढ़ा, क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि दोस्त चाहे आपको 100% भरोसा हो आपको आंसर मिल जाए, बट फिर भी नीचे का पढ़ना इंपॉर्टेंट है। पढ़े करो पूरा क्वेश्चन, कभी बात में फिर बाद में गलती हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हमें बताना है कि कौन सी मृदा है। 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। रंग काला है, कपास की कृषि बहुत अच्छी उगती है और इसमें आयरन, चूल्हा, एल्यूमिनियम व मैग्नीशियम वगैरह मिलते हैं ज़्यादा। तो सिंपल सीधी बात है, हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में कि जिस भी मिट्टी का रंग काला होता है वो काली मृदा होती है, ठीक है। और अब मैंने आपको ये भी बताया था, हिंट बताई थी कि काली मृदा में जो हमारी रुई है, कपास है, वो सबसे अच्छी क्वालिटी का उगता है। यानी काली मिट्टी पर सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ उगती है वो वाइट होती है, यानी कपास है। तो इसलिए आप ऐसे याद रख सकते हो कि इसका आंसर होगा काली मृदा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के उदारीकरण शब्द का क्या अर्थ है। जब सरकार जो आपके अवरोध होते हैं ना, कौन से अवरोध, व्यापारिक अवरोध होते हैं, जब उसको हटाने की प्रक्रिया शुरू कर देती है तो उसी को उदारीकरण कहते हैं। अभी मान लो भारत की सरकार ने बहुत ज़्यादा टैक्स वगैरह लगा रखा है, रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, जब वो ये सारी की सारी रिस्ट्रिक्शन रिमूव करने लग जाएगी तो हम कहेंगे कि जो भारत की सरकार है वो उदारीकरण की तरफ बढ़ रही है, ठीक है जी। ये सारे क्वेश्चन मैं क्लियर करवा चुका हूँ, मैं हर चैप्टर के PYQs अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। PYQs का मतलब क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हर चैप्टर के, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी हर चैप्टर के PYQs अपलोड किए हैं दोस्त, वो देखना मत भूलना, ठीक है। क्योंकि आप कोई सा भी क्वेश्चन पेपर उठा लो, मैं आपको खुली चुनौती देता हूँ, समझ लो आप बिल्कुल, कि आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा लो और एक क्वेश्चन दिखा दो जो उस PYQs के अंदर नहीं है। थोड़ी सी लैंग्वेज इधर उधर होगी बट क्वेश्चन का आंसर एकदम सेम होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि PYQs करना मत भूलना। 100 मार्क्स स्कोर करने का सिंपल सा फंडा है, सबसे पहले चैप्टर समझो, फिर MCQ, फिर PYQs, ख़त्म। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये इसका और वाला पार्ट भी पढ़ लेते हैं कि जो वैश्वीकरण में विश्व व्यापार संगठन की क्या भूमिका है वो लिखिए। विश्व व्यापार संगठन क्या करता है, तो विश्व व्यापार जो संगठन होता है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए कानून वगैरह और नियमों वगैरह का निर्धारण करता है और ये देखता है कि पालन हो रहा है या नहीं हो रहा उन कानूनों का ढंग से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, साख के औपचारिक स्रोतों पर निरीक्षण क्यों आवश्यक है। यानी ये जो साख का मतलब होता है लोन, तो लोन कौन देते हैं, औपचारिक स्रोत कौन है, बैंक, ठीक है ना। बैंक जो है वो औपचारिक स्रोत है साख का, और अनौपचारिक स्रोत क्या है, जैसे कि आपने साहूकार हो गए। तो औपचारिक स्रोत पे निगरानी कौन रखता है, RBI रखता है। RBI निगरानी क्यों रखता है, 2 चीज़ों के लिए। पहले बात तो वो ये देखता है कि
जो बैंक है वो सारे के सारे पैसे तो लोन पे नहीं दे रहा ना, 50% अपने पास रख रहा है या नहीं रख रहा। दूसरी चीज़ है कि वो सिर्फ अमीर अमीर लोगों को तो लोन नहीं दे रहा ना, सिर्फ गरीब लोगों को भी देना चाहिए, मतलब गरीब लोगों को भी लोन मिलना चाहिए, ये देखता है हमारा आरबीआई। इसी का और वाला पार्ट है, गरीबों को बैंक से ऋण प्राप्त करने में कठिनाई के कारण बताइए। सबसे बड़ी बात है ऋणाधार। बैंक के पास गिरवी रखने के लिए गरीब लोगों के पास कोई चीज़ नहीं होती, इसलिए उनको लोन नहीं मिल पाता। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, हरित क्रांति को परिभाषित कीजिए। 1960 और 1970 के दशक में क्या किया गया था? कृषि सुधार किया गया था, HYV सीड का यूज़ किया गया था, सिंचाई की गई थी और अच्छे तरीके के उर्वरकों का यूज़ किया गया था, जिसके कारण कृषि में गेहूं और चावल का जो उत्पादन है उसमें वृद्धि हुई थी और इसी को हम हरित क्रांति कहते हैं। श्वेत क्रांति क्या थी? जो मिल्क प्रोडक्ट होते हैं ना, जो दुग्ध जिसे कहते हैं, उत्पादन जो चीज़ें होती है, दूध से बनी हुई चीज़ें होती है, उसमें वृद्धि हुई थी, तो इसी को हम श्वेत क्रांति कहते हैं। श्वेत क्रांति क्यों कहते हैं? कि दूध से बने प्रोडक्ट वाइट कलर के होते हैं, दूध, दही, ठीक है, पनीर, ये सारी की सारी चीज़ें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दी गई परिस्थितियों का अध्ययन कीजिए और बताइए कि नरेश किस क्षेत्रक में कार्यरत है, मतलब किस क्षेत्र में काम कर रहा है। ठीक है, जो हमारा नरेश है वो एक फैक्ट्री में काम करता है, वहाँ पर नौकरी की सुरक्षा नहीं है, स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, काम के निश्चित घंटे नहीं है, तो वो कौन से क्षेत्र में काम करता है? वो असंगठित क्षेत्र में काम करता है। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि राजेश के देश में निम्नलिखित विशेषताएं हैं, बताइए वह लोकतांत्रिक देश है या गैर लोकतांत्रिक या अलोकतांत्रिक देश है। ठीक है, तो देखो पहली बात तो यह है कि नागरिकों को समानता को बढ़ावा मिलता है यहाँ पर, यानी जो राजेश का देश है वहाँ पर लोगों को समाज चलाता है, लोगों की रिस्पेक्ट होती है, साथ ही में अपनी जो गलतियाँ होती है तो उसको सुधारने का अवसर मिलता है। तो वो कौन से देश में रहता है? वो लोकतांत्रिक देश में रहता है। ठीक है, क्योंकि अब इसी बात है, गलती हम कैसे सुधार सकते हैं? किसी दूसरे को वोट दे के, मान लो आपने सोचा कि यार आपने इस बंदे को वोट दिया, ये तो गलत निकला, तो आप अगली बार किसी और को वोट दे देना। तो ये गलती सिर्फ और सिर्फ लोकतांत्रिक देशों में ही सुधारी जा सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि बताइए कि इन विषयों में से कानून बनाने का अधिकार किसको है? विवाह, शिक्षा और जंगल। मैं आपको बता दूं, इन तीनों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को भी है और राज्य सरकार को भी है, और ये समवर्ती सूची में आता है इसलिए। ठीक है, समवर्ती सूची पर राज्य भी कानून बना सके या केंद्र भी। जैसे कि मान लो दिल्ली के अंदर एजुकेशन वगैरह का हमारे केजरीवाल भी मतलब कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट भी कर रही है, और अभी आपको याद होगा सेंट्रल गवर्नमेंट एक NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई थी, तो वो यानी जो शिक्षा है, एजुकेशन है, उस पर स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकते हैं, तो इसलिए इसका आंसर होगा दोनों, स्टेट गवर्नमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट भी। नेक्स्ट है कि दल बदल क्या होता है? मैं आपको बता दूं, दल बदल एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें विधायक क्या करता है, किसी दल विशेष से जीतता है, टिकट लेता है और जीतता है, और उसके बाद पैसे के लालच में, किसी और चीज़ के लालच में वो पार्टी चेंज कर देता है। जैसे कि मान लो मैंने कांग्रेस से इलेक्शन लड़ा, ठीक है, एज्यूम करो मैंने कांग्रेस से इलेक्शन लड़ा, मैं जीत गया, और फिर मैंने उसके बाद अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस में चला गया या BJP में चला गया या आप में चला गया, किसी और पार्टी में चला गया, पैसे के लालच में या पोस्ट के लालच में, तो इसी को दल बदल कहते हैं। पर्टिकुलर स्पेसिफिक डेफिनेशन मैंने लिखवा रखी थी, सारे चैप्टर अपलोड कर चुका हूँ, सबके नोट्स में आंसर मिल जाएगा आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि यदि श्रीलंका में सिंहली की जगह तमिल भाषा को राज्य भाषा बनाया जाता तो वहाँ जातीय तनाव नहीं होता? उत्तर का समर्थन में तर्क दीजिए। देखो पहली बात तो ये है कि जो तमिल लोग थे उनको ये प्रॉब्लम नहीं थी कि सिंहली लोगों की भाषा को राज्य भाषा बना दिया, उनको ये प्रॉब्लम थी कि हमारी भाषा को राज्य भाषा नहीं बनाया। तो अगर मान लो सिर्फ तमिल की भाषा को भी राज्य भाषा बना दिया जाता ना, तब भी प्रॉब्लम आती। तो इसका आंसर है नहीं। अगर सिर्फ और सिर्फ तमिल भाषा को भी राज्य भाषा बना दिया जाता तब भी प्रॉब्लम होती, क्योंकि फिर सिन्ही लोगों को ऐसा लगता कि सरकार हमारी बातें नहीं सुन रही। ठीक है, तनाव तो फिर भी होता, दोनों में से किसी भी लैंग्वेज को एक को बनाते तो तनाव होता, दोनों को बनाना चाहिए था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। मान लीजिए आप भारत में पटसन उद्योग का व्यापार करना चाहते हैं। पटसन पता है ना, जिससे रस्सी बनती है, वो गोल्डन कलर का फाइबर होता है ना, जूट जिसको बोलते हैं। तो व्यवसाय के लिए आप भारत के किस राज्य का चयन करना चाहेंगे? वेस्ट बंगाल, क्योंकि मैं आपको बता दूं वेस्ट बंगाल का सबसे पहले तो वहाँ पर जूट की खेती बहुत अच्छी होती है। वहाँ पर एक हुगली रिवर है, बहुत सारे बच्चे वेस्ट बंगाल से वीडियो भी देखते हैं तो उनको पता होगा हुगली रिवर के आसपास बहुत सारी जूट मिल्स हैं। अभी तो बहुत प्रॉब्लम चल रही है उनको, क्योंकि कोविड है, बंद करनी पड़ रही है उनको, बट वैसे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन अभी वेस्ट बंगाल में ही होता है हमारा जूट का। ओके, हम सेक्शन बी पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 17। महात्मा गांधी ने देश को एकजुट करने के लिए नमक को एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में प्रयोग किया। इस कथन का मतलब इस कथन के बारे में बताइए कि यह सही है या नहीं है और न्याय योचित
ठहराई है? तो मैं आपको बताता हूँ, गांधी जी ने, आपको याद होगा दांडी मार्च, नमक यात्रा, तो गांधी जी ने नमक यात्रा इसलिए करी, गांधी जी ने नमक को, ठीक है, उपयोग इसलिए किया, बाकी और किसी चीज़ को लेकर भी गांधी जी क्या कर सकते थे, आंदोलन कर सकते थे, बट गांधी जी ने नमक को इसलिए लिया क्योंकि नमक जो है एक ऐसी चीज़ है जिसे अमीर और गरीब दोनों यूज़ करते हैं, और गांधी जी चाहते थे कि देश का हर तबका इस नमक यात्रा में उनका सहयोग करे, इसलिए गांधी जी ने नमक को चुना। ठीक है, तो इसी का सेकंड पार्ट है कि असहयोग आंदोलन शहरों में धीरे धीरे मंद क्यों पड़ने लगा। देखो याद होगा आपको, असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने बोला था कि जी ब्रिटिश के स्कूल छोड़ दो, ब्रिटिश के कपड़े पहनना छोड़ दो, इंडियन कपड़े पहनो, खादी पहनो। अब दिक्कत ये आई कि लोगों ने सबसे पहले ब्रिटिश के कपड़ों का बहिष्कार तो कर दिया, बट उसके बाद दिक्कत ये आई कि पहने क्या। जो अमीर अमीर लोग होते उन्होंने तो भारत की बनी खादी पहन ली, पर जो गरीब लोग थे वो क्या करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से गरीब लोगों ने दोबारा से ब्रिटिश के कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिया और आंदोलन बंद हो गया। दूसरा कारण था, गांधी जी ने बोल तो दिया जी ब्रिटिश स्कूल छोड़ दो, टीचर छोड़ दो ब्रिटिश के, है ना, पर दिक्कत ये थी कि अगर पढ़ेगा नहीं इंडिया तो बढ़ेगा कैसे। तो इसीलिए बहुत सारे बच्चों ने अब सोचा कि यार ऐसे हमारी पढ़ाई ख़राब हो रही है। टीचर ने भी सोचा कि इंडियन इंस्टीट्यूशन तो है ही नहीं, इंडियन स्कूल नहीं थे ना इंडियन कॉलेज थे, तो वो कहाँ पढ़ाएंगे, उनको पैसे तो चाहिए होंगे, तो इसलिए उन्होंने दोबारा से कॉलेज ज्वाइन कर लिया या स्कूल ज्वाइन कर लिया, पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, बच्चों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, परंतु फिर भी किसान समृद्ध नहीं है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि भारत में ना जो हमारी कृषि है वो हमारी रीढ़ की हड्डी है। मैं आपको बता दूं, भारत में जो जीडीपी में योगदान है वो कृषि का 15% है, बट वो घटता जा रहा है। ठीक है, और जो हमारे किसान है वो समृद्ध नहीं है। ठीक है, ऐसा क्यों है, मैं आपको बता दूं, हरित क्रांति हुई थी, इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण तो यह हरित क्रांति हुई थी, उससे हमारी कृषि का उत्पादन बढ़ा था, बट वो सिर्फ कुछ इलाकों तक सीमित रह पाया और बाकी के जो इलाके के किसान थे उनकी हालत वैसी ही रही, इनकी हालत पे ज़्यादा सुधार नहीं आया। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से किसानों की समृद्धि नहीं हुई। दूसरी बात है, जोतों के घटते आकार के कारण भी कृषि उत्पादन लाभकारी नहीं रहा है। इसका मतलब ये है, मान लो मैं हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं, मेरे पास 100 एकड़ की ज़मीन है, तो हर बच्चे को मेरे मरने के बाद 25-25 एकड़ मिलेगी। फिर मान लो एक मेरा बड़ा बेटा है, सोनू नाम है उसका, तो सोनू को भी 4 बच्चे होंगे, तो उसकी भी जो 25-25, मान लो 5 हुए उसके, वो कुछ, ठीक है, तो 5 बच्चे वो उसके, तो 5-5 एकड़। तो ऐसे है ना, ज़मीन का साइज़ घटता जा रहा है, इसकी वजह से प्रोडक्शन भी घटता जा रहा है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, जिससे इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाता। मेरे को प्रॉफिट हो रहा था क्योंकि मेरी 100 एकड़ की ज़मीन थी, बट मेरे जो बच्चे हैं उनको कम प्रॉफिट हो रहा होगा, और मेरे जो बच्चे के बच्चे हैं जब उनके हाथ में ज़मीन आएगी तो और ज़्यादा कम। ठीक है, फैमिली ट्री समझा दिया मैंने आपको अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब इसी का नेक्स्ट पार्ट हो सकता है कि जो साथ में हम कह सकते हैं कि बहुत सारे किसान जो है वो नकदी फसल नहीं उगा रहे। नकदी फसल का मतलब है ऐसी फसलें नहीं उगा रहे जिनसे उनको पैसे मिल रहे हैं ज़्यादा। ठीक है, वो किसी और फसलों में लगे हुए हैं क्योंकि उनको वो फसल उगानी नहीं आती है, उनके बारे में नहीं पता, तो उनको सही से इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे कि मान लो मेरे को पता है कि जी अगर मैं काजू उगाऊँगा या ऐसी कोई फसल उगाऊँ तो मेरे को ज़्यादा पैसे मिलेंगे, बट मेरे को उगानी नहीं आती क्योंकि मेरे पास नॉलेज नहीं है। तो मैं कुछ ऐसी फसल उगाता हूँ जिसमें मेरे को कम पैसे मिलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से किसान आगे नहीं बढ़ पा रहा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो ये है, भारत के शस्य प्रारूप पर एक नोट लिखें। ये शस्य प्रारूप का मतलब क्या है, आपको फसलों के बारे में बताना है। तो भारत में 3 फसल है, कौन सी, रबी फसल, खरीफ फसल और ज़ैद फसल। रबी फसल सर्दियों के टाइम में उगाई जाती है, खरीफ फसल ये बारिश के टाइम में, और ज़ैद फसल हमारी गर्मियों के टाइम में। तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, मैंने अच्छे से बताया था जब मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया था। चैप्टर 4 कृषि का है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत जैसे देश में संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग करने के लिए नियोजन एक व्यापक रूप से स्वीकृत रणनीति है। कथन का सत्यापन उचित उदाहरणों के माध्यम से कीजिए। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि भारत में संसाधनों का सतततापूर्वक उपयोग यानी ढंग से उपयोग, विवेकपूर्ण उपयोग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम ढंग से संसाधनों का उपयोग नहीं करेंगे, एक रणनीति नहीं बनाएंगे, तो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधन नहीं बच पाएंगे और संसाधन बहुत ज़्यादा वेस्ट भी होंगे। तो इसी के लिए हमें संसाधन का नियोजन करना, पहले से प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप क्या करते हो, जब आप मान लो 10th में गए, 12th में, मतलब जब आप न्यू क्लास में जाते हो तो सबसे पहले आप स्ट्रैटेजी बनाते हो कि कैसे कैसे पढ़ना है ना। तो वैसे ही संसाधन के लिए भी हमें पहले स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि उनको कैसे कैसे यूज़ करना है। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे, संसाधन का एक तरह से हम कह सकते हैं नुकसान नहीं होगा।
ठीक है, और आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो बचे रहेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं भारत में? सबसे पहले तो संसाधन का हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि हमारे संसाधन हमारे पास कितने उपलब्ध है और कहाँ कहाँ उपलब्ध है। सेकंड स्टेप में हम ये देखते हैं कि जो हमारे संसाधन है वो जो है उनको यूज़ करने की हमारे पास टेक्नोलॉजी है भी या नहीं है। और तीसरे स्टेप में हम ये देखते हैं कि जो संसाधन है उसको पूरे देश के डेवलपमेंट में हम कैसे लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में विगत, ये वाला क्वेश्चन नंबर 20 हमारा रह गया। ठीक है, कि कृषि और उद्योग एक दूसरे से अलग नहीं है बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं, स्पष्ट करें। इसका मतलब ये है कि बिना कृषि के उद्योग नहीं बन सकते, बिना उद्योग के कृषि। अब ध्यान से मैं समझाता हूँ, ये एक दूसरे पर निर्भर है। अब आप खुद बताओ, जो किसान होता है, किसान के पास जो हल वगैरह होते हैं ना, वो कहाँ से आते हैं? वो फैक्ट्री से आते हैं। तो यानी जो किसान है वो फैक्ट्री पे डिपेंडेंट है। और अब इसका उल्टा लो, जो फैक्ट्री है वो अपना सामान बनाती है तो कहाँ बेचती है? किसानों को बेचती है। तो एक तरह से फैक्ट्री किसानों पर निर्भर है, तो वो एक दूसरे पर निर्भर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। भारत में विगत कुछ वर्षों में 3 क्षेत्रों में के क्रियाकलापों में बदलाव आया है, परंतु यह बदलाव समान रूप से रोजगार के क्षेत्र में या दृष्टि गोचर नहीं होता। इस कथन की व्याख्या कीजिए। मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ कि भारत में है ना, पहले क्या था, एग्रीकल्चर का यानी कृषि का वो ज़्यादा था, शेयर ज़्यादा था। बट आज जो है वो टर्जरी सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र का, ठीक है, तृतीयक क्षेत्र का सबसे ज़्यादा जीडीपी में पार्ट है। ठीक है, तो ये बहुत बदला है। बट आज भी सबसे ज़्यादा लोग कृषि में ही कार्य करते हैं। ठीक है, आज भी सबसे ज़्यादा लोग कृषि में कार्य करते हैं और बहुत कम ऐसे लोग हैं जो तृतीयक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, जिसका आंसर है प्रच्छन्न बेरोजगारी। मैं आपको बता दूं, भारत में क्या है कि ज़रूरत से ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं, एक खेत में काम कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी रीज़न है जिसकी वजह से, जैसे कि मान लो एक किसान है, उसके पास एक खेत है, उसने 10 बंदे लगा रखे हैं, 20 बंदे लगा रखे हैं अपने फार्म पे, ठीक है, अपने खेत पे। तो अब वैसी बात है यार, चाहे आप 20 लगाओ, 100 लगाओ, जितना बड़ा खेत है उतना ही उत्पादन होगा। 100 किलो अगर कैपेसिटी है तो 100 किलो होगा, चाहे 1000 बंदे लगा दो उस खेत पे काम करने के लिए। तो यही प्रॉब्लम है, गांव में यही होता है, ज़रूरत से ज़्यादा लोग लग रहे हैं। इसी वजह से ज़्यादातर लोग जो हैं प्रच्छन्न बेरोज़गारी के शिकार हैं। और प्रच्छन्न बेरोज़गारी का अर्थ क्या होता है? ज़रूरत से ज़्यादा जब लोग लगे हुए होते हैं तो वो प्रच्छन्न बेरोज़गारी का एक तरह से प्रच्छन्न बेरोज़गारी के शिकार होते हैं। ठीक है जी, पता होगा आपको प्रच्छन्न बेरोज़गारी, मैंने अच्छे से एग्जांपल देके समझाया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है, और कभी कभी या परस्पर विरोधी भी हो सकते हैं। उदाहरण सहित बताइए। ठीक है, देखो मेरे लिए विकास कुछ और है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ फिर बताऊँगा। मेरे लिए विकास कुछ और है, ठीक है। मेरे लिए विकास है कि आपके अच्छे नंबर आए, आपके लिए विकास है कि आप अच्छी जॉब पाओ। तो सबके लिए जो विकास का लक्ष्य होता है वो भिन्न भिन्न होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। बट ये परस्पर विरोधी भी हो सकते हैं। विरोधी यानी एक के लिए विकास, दूसरे के लिए विनाश भी हो सकता है। जैसे कि डैम बनता है तो वो जो अमीर अमीर लोग होते हैं, फैक्ट्री ओनर होते हैं, उनको बड़ी खुशी होती है कि जी हमारी फैक्ट्री में बिजली आएगी, ज़्यादा पैसा कमाएंगे। बट डैम बनाने के लिए जिन किसानों को उनकी ज़मीन से हटाया जा रहा है उनके लिए तो विनाश है, उनके लिए तो सही नहीं है। तो एक बंदे के लिए जो विकास है वो दूसरे के लिए विनाश भी हो सकता है। तो यही पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन करना है। उदाहरण मैं आपको दे ही चुका हूँ, ये डैम वाला एग्जाम्पल आपको इस उदाहरण में लिखना है। ओके, अब आ जाते हैं हम स्रोत बेस्ड क्वेश्चन में। ठीक है, हमारा सेक्शन सी आ गया है। तो पहली बात तो यार, इस स्रोत बेस्ड क्वेश्चन को करने का सबसे बढ़िया तरीका, पहले तो आपको ये नहीं पढ़ना, पैसेज नहीं पढ़ना, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने के 2 फ़ायदे हैं। पहली बात तो आपको ये पता चल जाएगा कि अगर मैं पैसेज पढ़ूंगा भी तो मेरे को पैसेज में ढूंढना क्या है। पहले मान लो आपने पैसेज पढ़ना स्टार्ट कर दिया, फिर क्वेश्चन पढ़ रहे हो, फिर क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर दोबारा पैसेज पे जाके उसे रीड कर रहे हो, तो ऐसा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, पता तो होना चाहिए कि आप आंसर किसका ढूंढ रहे हो पैसेज में। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन, और कभी कभार तो आपको आंसर पहले ही पता होता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन ए पढ़ते हैं, फर्स्ट वाला पार्ट पढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा गठबंधन फिलहाल अभी केंद्र सत्ता में है? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिसको एनडीए बोलते हैं, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन जिसे यूपीए बोलते हैं, वाम मोर्चा, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो अभी किसकी सरकार है? बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर बीजेपी की। बीजेपी की तो सरकार है, बट बीजेपी के साथ भी बहुत सारी पार्टी मिली हुई है और इसी गठबंधन को हम बोलते हैं एनडीए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। तो अभी जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार है, तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है जी, मतलब फर्स्ट वाला, ए तो नहीं होगा क्योंकि यही वाला क्वेश्चन चल रहा है। ओके, सेकंड वाला देखता है, गठबंधन सरकार क्या होती है। आपको पता ही है, जब बहुत सारी पार्टी आपस में मिलकर सरकार चलाती है तो उसको हम गठबंधन सरकार कहते हैं। ओके जी,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये हमारा है, क्या चीन बहुदलीय व्यवस्था है? नहीं, जो चीन है, चीन में सिर्फ एक ही पार्टी है, तो वो एक दलीय व्यवस्था है वहाँ पर। ठीक है, इस गद्यांश के सार अपने शब्दों में लिखिए। तो इस पैराग्राफ में जो लिखा हुआ वो अपने शब्दों में लिखना है। तो इसका मतलब आपको भारत में बताना है कि पार्टी सिस्टम कौन सा होता है, समझ रहे हो? ये पढ़ के आपको बताना है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों बोलेंगे सर कितना लिखूँ, 1 नंबर का क्वेश्चन है दोस्त, जितना लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बता दूं, आप कम लिखोगे तो दिक्कत है, क्योंकि अगर टीचर को वो पॉइंट, क्योंकि मैंने आपको बताया था टीचर के पास पूरा आंसर नहीं होता, की होती है। तो अगर वो वर्ड आपके आंसर में मिल गया तो बात खत्म, फुल नंबर, नहीं तो फिर काटेगी टीचर। तो इसलिए ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। अगर आपको लग रहा हो कि सर मैं ये यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखूँ या इतना लिखूँ, कितना लिखूँ, तो जितना आपको लग रहा है उससे अगर एक लाइन एक्स्ट्रा भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट कम मत लिखना। ठीक है, अगर मान लो आपको लग रहा हो इतना लिखूं या इतना लिखूं, ज़्यादा बड़ा वाले ही लिखना, वो ही ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, ये सार लिखना है तो आप लिख ही लोगे। रीड करने के बाद एक बार रीड कर लो या पॉज कर लो इसको, ठीक है, और रीड कर लो, फिर गद्यांश लिखना। और ये गद्यांश की प्रैक्टिस ज़रूर करना आप, क्योंकि पता है क्या होता है कि एग्ज़ाम में जाकर फिर पैराग्राफ, क्योंकि डर तो वैसे ही लगता है, फिर पैराग्राफ का सारांश नहीं बना पाते। जब तक इस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक दिक्कत आएगी। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम करते हैं कि ये हमारा ये वाला भी है क्वेश्चन, जो गद्यांश है ये भी। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन ही पढ़ना है हमें। क्या आप मानते हैं कि फोर्ड मोटर्स एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है? बहुराष्ट्रीय कंपनी जो बहुत सारे देशों में होती है। तो देखो, मैंने अभी तक पैराग्राफ पढ़ा ही नहीं, बट मैंने जैसे ही देखा ना पैराग्राफ, मेरे को 26 देश दिखे। ठीक है, मेरे को दिखा मिला कि यहाँ पर 26 देश लिखा है और फोर्ड मोटर्स की कंपनी 26 देशों में है। तो ऑब्वियस सी बात है, 26 देशों में है तो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, क्योंकि वो 26 देशों में है। ओके, बी वाला पार्ट है, विदेशी निवेश क्या है? जब एक देश की जो आपकी कह सकते हैं, जब विदेशी कंपनी किसी दूसरे देश की फैक्ट्री में इन्वेस्ट करती है, ठीक है, या उसके ख़रीदती है उसे, तो उसे हम विदेशी निवेश कहते हैं। क्या जो फोर्ड मोटर्स है एक विदेशी, मतलब जो फोर्ड मोटर्स, क्या लिखा है कि फोर्ड मोटर्स ने भारत में कितना निवेश किया है? तो यहाँ लिखा होगा 1995 में 1700 करोड़ रुपए निवेश किए थे फोर्ड मोटर्स ने। ओके, इसका सी पढ़ते हैं कि फोर्ड मोटर्स भारत में कब आई? 1995 में आई है, देखो लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में फोर्ड मोटर्स द्वारा कारों का निर्माण से उत्पादन किस प्रकार परस्पर संबंधित है? तो देखो, होता क्या है, जो फोर्ड मोटर्स है वो भारत में कारें बनाती है और उसको क्या करती है कि दूसरे देशों में, कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में एक्सपोर्ट करती है, निर्यात करती है। तो इसका मतलब यह है कि उसने उत्पादन की प्रक्रिया को मिला दिया है, दो देशों को आपस में मिला दिया है। ओके, चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये भी एक पैराग्राफ लिखा है। ज़ोल्वरीन पढ़ते ही मेरे को समझ आ गया कि ये जी चैप्टर 1 है क्लास 10th का हिस्ट्री का। ओके, तो ज़ोल्वरीन का क्या उद्देश्य है? तो यहाँ लिखा होगा, ज़ोल्वरीन का लक्ष्य जर्मन लोगों की आर्थिक संकट से, मतलब आर्थिक रूप से एक राष्ट्र में बांध देना है। ठीक है, सिंपल। फ्रेडरिक लिस्ट कौन थे? फ्रेडरिक लिस्ट लिखा हुआ है, तो ये एक अर्थशास्त्री विद्यालय में पढ़ते थे, तो अर्थशास्त्री होंगे, तो अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि मुक्त आर्थिक व्यवस्था का महत्व का वर्णन कीजिए। मुक्त आर्थिक व्यवस्था की होनी चाहिए, जैसे ज़ोल्वरीन, तो आप यही लिख सकते हो कि इससे बाहरी और जो आंतरिक हित है वो मजबूत बनते हैं और देश मजबूत बनता है। ठीक है, और देश में आंतरिक जो उत्पादक होते हैं उसको बढ़ावा मिलता है। ये सारी की सारी चीज़ें लिखनी है। नेक्स्ट है कि राष्ट्र, रीड करके आराम से लिखना, कोई दिक्कत नहीं है, पॉज कर लो, रीड कर लो, फिर आराम से लिखना है इसका आंसर। ओके, राष्ट्र के एकीकरण में अर्थव्यवस्था की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो राष्ट्र के एकीकरण में अर्थव्यवस्था की बहुत बड़ी भूमिका है। ज़ोल्वरीन आपको याद है ना, आपको याद है 39 कन्फ्रंटेशन, बहुत सारे मिलाकर ज़ोल्वरीन में क्या था, 30 करेंसी से 2 करा गया था। ऐसा इसलिए करा गया था क्योंकि देश में एकीकरण ला सके। ठीक है, राष्ट्रीय भावना जगाई जा सके। आप सोचो कि मैं अलग नोट चला रहा हूँ, आप अलग नोट चला रहे हो, तो हमारे में कुछ कॉमन नहीं रहेगा। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आप में और मेरे में शायद आपका धर्म अलग हो, मेरा धर्म अलग हो, आपकी लैंग्वेज अलग हो, मेरी लैंग्वेज अलग हो, आपका स्टेट अलग हो, मेरा स्टेट अलग हो, बट एक चीज़ है जो हम सब में कॉमन है, दैट इज़ तिरंगा। हमारा एक नेशनल फ्लैग और एक नेशनल एंथम, ये हमारे में कॉमन था। तो यही चीज़ें क्या है कि एकीकरण को बढ़ाती है। ठीक है, और जब ये व्यापार में होती है तो बहुत ज़्यादा सहायक होती है। ओके, तो यही आपको लिखना है, यहीं से कर सकते हो आप। ये वाले पैराग्राफ को रीड कर लेना कि ज़ोल्वरीन का लक्ष्य लोगों को आर्थिक रूप से राष्ट्र में बांधना है। वह राष्ट्र की आर्थिक हालत जितना बाहरी तरीके से उसके हितों की रक्षा करता है और उसे मजबूत बनाता है, उतना ही आंतरिक उत्पादकों को बढ़ाता है।
ठीक है। उससे प्रांतीय हितों को आपस में जोड़कर राष्ट्रीय भावना को जगाना और उठाना चाहिए। तो यही है। इसी वजह से हम कहते हैं कि राष्ट्रीय के एकीकरण के लिए अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि वो हमें एक आर्थिक रूप से राष्ट्र को बांधती है। ओके, ये भी एक पैराग्राफ लिखा हुआ है और मैंने पढ़ा भारत में सत्ता का विभाजन, तो मेरे को समझ आ गया ये पॉलिटिकल जो फेडरलिज्म, ठीक है, सत्ता का विभाजन तो हमने फेडरलिज्म में संघवाद में पढ़ा था। तो भारत में सत्ता का विभाजन कितने स्तर पर किया गया है? 3 स्तर पर, याद है ना आपको, एक केंद्र, एक राज्य और एक जो आपके क्षेत्रीय स्तर पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बी वाला पार्ट कि सत्ता की साझेदारी का विचार क्यों सामने आया। तो उसमें लिखा है राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में फैसले तुरंत नहीं लिए जा सकते एवं उन्हें प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा सकता। क्या आप इस कथन से सहमत है? नहीं, ठीक है। इसमें देखो एक ये चीज़, भारत में बेशक लोकतंत्र में फैसले देरी से लिए जाते हैं पर उसे लागू ढंग से किया जाता है। राजा रानी में इतने ढंग से लागू नहीं किया जाता जितने एक लोकतांत्रिक देश में। तो हम इस बात से असहमत नहीं हैं। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में फैसले भी तुरंत लिए जा सकते हैं और उसे प्रभावी ढंग से लागू भी किया जा सकता है। लास्ट है कि उपरोक्त गद्यांश के बारे में छोटा सा पैराग्राफ लिखना है। तो वही भारत में सत्ता की साझेदारी के ऊपर ये सारी की सारी चीज़ें लिखनी है आपको, ठीक है। रीड करना, पॉज करके रीड करना और फिर लिखना, ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। अब आते हैं हम सेक्शन डी पे। ओके, तो सेक्शन डी में पहला आपको देखना है कि ब्रिटेन में राष्ट्रीय राज्य के निर्माण में एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम था। चर्चा करें तो ये चैप्टर 1 है आपके इतिहास का। तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि सबसे जो लंबी प्रोसेस रही थी ना, मैंने PY की उसकी वीडियो में ये इंक्लूड करवाया दोस्त। क्वेश्चन करना है, ये कुछ भी हो जाए वो PY की उसकी वीडियो देखना मत भूलना। 100 नंबर का सीधा फंडा, चैप्टर, MCQ और PYQs, ये 3 कर लो, 101% 100 मार्क्स, ठीक है, कुछ मत छोड़ना बस। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं दोबारा। तो ब्रिटेन जो है एक राष्ट्रीय राज्य के निर्माण में बहुत लंबी प्रोसेस है। मैं आपको बता दूं, जैसे हमने जर्मनी और इटली के बारे में पढ़ा तो बहुत कम टाइम में वो एक देश बन गया, एक राष्ट्रीय राज्य बन गया। बट ब्रिटेन में आपको पता ही है, ब्रिटेन जो था यूनाइटेड किंगडम जिसको हम बोलते हैं, तो सबसे पहले तो 1688 में वहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम आया, गवर्नमेंट आई, राजा को हटाया गया। उसके बाद क्या था कि 1701 में, ठीक है, वहाँ पर क्या था, 1707 था या 1701 था, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। तो उस टाइम क्या था कि स्कॉटलैंड को मिलाया गया इंग्लैंड, पहले सिर्फ एक इंग्लैंड था, फिर 1707 में क्या किया गया, स्कॉटलैंड को भी मिलाया गया और उसे यूनाइटेड किंगडम बनाया गया। एक्ट ऑफ यूनियन एक साइन हुआ था। उसके बाद आयरलैंड में डिस्प्यूट हुआ और आयरलैंड को भी 1801 में मिलाया गया। तो यानी ऑलमोस्ट 150 साल लगे थे ब्रिटेन को बनने में, एक राष्ट्रीय राज्य बनने में। तो इसलिए इसकी प्रक्रिया बहुत ज़्यादा लंबी रही थी। मैंने पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया और साथ में इसके जो PYQs अपलोड किया ना, उसमें पूरा का पूरा अच्छे से समझा रखा है। तो वहाँ पर जाकर आप वीडियो देखना और अच्छे से करना उसे। इसको और वाले पर भी पढ़ देता हूँ मैं। 1815 में एक वियनी संधि हुई थी, याद होगा आपको, वियना संधि हुई थी। तो उसमें क्या क्या चीज़ें बोली गई थी? पहली बात तो उसमें बोला गया था कि बुर्बो राजवंश का राजा दोबारा आएगा, ठीक है। और साथ ही में बोला गया था कि जो फ्रांस है उसके जो बॉर्डर कंट्री है, बॉर्डर जगह है, वहाँ पर अलग अलग राज्यों का निर्माण किया जाएगा ताकि जो हमारा फ्रांस है वो अपनी जगह ना खोल सके, अपने राज्य का विस्तार ना कर सके। साथ ही में जो जर्मन ने 39 स्टेट में बांटा गया था उसको वैसे का वैसे ही रहने दिया। और रशिया को, प्रूशिया को, ऑस्ट्रेलिया को भी, ऑस्ट्रिया को भी बहुत सारा पार्ट मिला था। कहाँ का? हमारे फ्रांस का। तो ये सारी की सारी चीज़ें हुई थी। और मैं आपको बता दूं ये रूढ़िवादी था, मतलब यहाँ राजा रानी वाला सिस्टम 1815 में दोबारा आ गया था। 1815 से पहले क्या था, हमारा वो चल रहा था ना, नेपोलियन बोनापार्ट। और 1804 में वो एक लेकर आया था, क्या लेकर आया था वो आप मेरे को बताना, आचार संहिता लेकर आया था ना 1804 में। तो ये सारा का सारा है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि देश के विकास के लिए सत्ता एवं सामर्थ्य के अनुकूल ऋण यानी कर्ज आवश्यक है। मतलब यह है कि देश के विकास के लिए सस्ता और अफोर्डेबल आपका ऋण देना इंपॉर्टेंट है। सिंपल सीधी बात है। देखो, अगर आप सस्ता लोन दोगे लोगों को तो लोग लोन लेने से डरेंगे नहीं, वो अपना व्यापार चलाएंगे तो पैसे कमाएंगे तो टैक्स देंगे तो देश का विकास होगा। ये सारी की सारी चीज़ें आपको लिखनी है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गया। उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। PYQs की वीडियो में पहले से क्वेश्चन डाल रखा है मैंने, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन पेपर लेकर आ जाओ, सारे के सारे क्वेश्चन आपको PYQs की वीडियो में मिलेंगे। लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो सकती है बस।
नेक्स्ट इसका और वाला क्वेश्चन देखते हैं। बैंकों में जमा की गई धनराशि जमाकर्ता के साथ साथ राष्ट्र के लिए भी हितकर है। ये दोनों का दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम ही है, ठीक है, लैंग्वेज अलग है बट आंसर दोनों का सेम ही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस प्रकार इतिहास व साहित्य, लोक कथाओं और हमारे गीत, चित्रकारों और प्रतीकों के माध्यम से सामूहिक अपनेपन की भावना विकसित हुई। इसमें ना स्वतंत्रता आंदोलन लिखा है, ध्यान से सुनना मेरी बात। इसमें स्वतंत्रता आंदोलन लिखा है तो ये हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की बात हो रही है, ठीक है, हमारे फ्रीडम की बात हो रही है। तो इसमें आपको मैंने बताया था चैप्टर के बिल्कुल एंड में, बिल्कुल जो 5th पार्ट था उसके एंड में एक बिल्कुल क्वेश्चन है, मैंने आपको बोला था अच्छे से लर्न कर लेना। जैसे कि तिरंगा वगैरह आया था जगाने के लिए लोगों में देशभक्ति की भावना, साथ ही में नेशनल एंथम था सारे जहाँ से अच्छा, और साथ में क्या कह सकते हैं वो जो चित्र, भारत माता का चित्र, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें थी जिससे लोगों में अपनेपन की भावना जगा सके। क्योंकि भारत में अलग अलग तरीके के लोग रहते थे और उनको एकजुट लाने के लिए कोई ऐसी चीज़ करना ज़रूरी था जिससे सारे के सारे लोग एक साथ आ सके, चाहे हिंदू थे, चाहे मुस्लिम थे, चाहे सिख थे, चाहे ईसाई थे, चाहे कोई भी धर्म के लोग थे। उस टाइम सब ने माना कि भारत हमारी माता है और इसे हमें बचाना है, इसलिए हम आज़ाद हो पाए, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। भारत में विकेंद्रीकरण ने लोकतंत्र की जड़ों को गहरा करने में सहायता की है, कथन का मूल्यांकन उदाहरणों के साथ कीजिए। तो भारत में आपको पता ही है, भारत में जो विकेंद्रीकरण हुआ था 1992 में कानून आया था और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें करी गई थी, ठीक है, तीसरे स्तर की सरकार बनाई गई थी और उनके चुनाव करवाना जो था अनिवार्य कर दिया गया था, जिसकी वजह से हमारा संविधान जो है, लोकतंत्र जो है वो गहरा हुआ है। कैसे कि इससे लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ा है, साथ में जो लोग जो हैं अब ज़्यादा बढ़ चढ़कर वोट देते हैं क्योंकि वो उसके बिल्कुल उसको प्रत्यक्ष रूप से क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो ये सारा का सारा पूरा आंसर लिखना है। विकेंद्रीकरण क्यों महत्वपूर्ण है इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सघन एवं सक्षम परिवहन के जाल स्थानीय एवं राष्ट्रीय विकास हेतु पूर्व अपेक्षित है, कथन का विश्लेषण कीजिए। मतलब अगर आपको किसी देश का डेवलपमेंट करना है, विकास करना है, राष्ट्रीय विकास करना है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना परिवहन अच्छा करना पड़ेगा। ये बिल्कुल चैप्टर की स्टार्टिंग में ही मैंने ये क्वेश्चन बता दिया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, और पीवाई की किसी भी वीडियो में तो डाला हुआ ही है। क्वेश्चन सिंपल है, ठीक है। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना, बच्चों को क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने में दिक्कत आएगी, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज जितने जितने मैं तभी आपको पीवाई क्यूज में और वाले क्वेश्चन लिखवाए हैं ताकि आप क्वेश्चन पढ़ो ना तो आपको पता चल जाए, ठीक है। तो सक्षम परिवहन यानी अगर आपको देखो, एक देश का डेवलपमेंट इस चीज़ पर तो निर्भर करता ही करता है कि वो देश कितनी चीज़ों का उत्पादन करता है और कितनी सेवाओं का उत्पादन करता है, बट साथ में इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है उसका डेवलपमेंट कि वो एक जगह से दूसरी जगह कितनी जल्दी अपनी वस्तु व सेवाओं को ले जा पाता है। तो इसी के लिए हमें परिवहन की आवश्यकता है और एक सक्षम परिवहन की आवश्यकता है, तभी हम राष्ट्र का विकास कर पाएंगे, ठीक है जी। अब आते हैं हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 33 में सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका ये है कि तारापुर नाभिकीय संयंत्र कहाँ है, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या है। तो तारापुर के बारे में आपको पता है, महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र पता है ना, पता होगा, महाराष्ट्र से बच्चे देखते हैं वीडियो। और टिहरी बांध हो गया, टिहरी बांध ये अपना उत्तराखंड में पड़ता है ना। नेक्स्ट है आपका कि हैदराबाद सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ये कहाँ पर है अपना, ये अपना तेलंगाना में है, हैदराबाद के अंदर, नाम से पता चल रहा है हैदराबाद तेलंगाना के अंदर है, ओके। और सेलम लोहा एवं इस्पात संयंत्र ये कहाँ पर है, ये अपना तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जिसे आप बोल सकते हो, ये कहाँ पड़ता है अपना, ये अपना दिल्ली में पड़ता है, ठीक है, ओके जी। अब ये थोड़ा बच्चे जिनको देखने में प्रॉब्लम होती है उनके लिए, तो ये भी मैं रीड कर देता हूँ क्योंकि बाकी बच्चों की भी हेल्प हो जाएगी। ये करना है, ये आएगा आपको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि गांधी जी ने एक सूती मिल उद्योग में एक सत्याग्रह किया था, तो वो कब किया था, वो किया था गांधी जी ने 1918 में किया था, अहमदाबाद में। अच्छा एक और बात बता दूं इससे, मैंने याद होगा जब आपको चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला था गांधी जी ने 1916 में किया था चंपारण में सत्याग्रह, बट मैं आपको बता दूं न्यू बुक देखोगे ना अब तो उसमें 1917 लिखा है और पुरानी बुक देखोगे तो उसमें 1916 लिखा है, तो आप न्यू बुक के अकॉर्डिंग चलो दोस्त 1917 ही लिखना, ठीक है। तो 1917 में चंपारण भी हुआ था और खेड़ा जो था हमारा, खेड़ा गुजरात का सत्याग्रह वो भी हुआ था, बट ये जो सूती मिल वर्करों के लिए हुआ था वो आपका अहमदाबाद में हुआ था, हाँ अहमदाबाद में हुआ था, ओके। नेक्स्ट है कि उस स्थान का नाम लिखिए जहाँ 1927 में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, चेन्नई में हुआ था, मतलब मद्रास में हुआ था, चेन्नई,
ओके। सी वाला पार्ट है आपका, ये बताना है आपको उस स्थान का नाम लिखे जहाँ पर एक घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो ये चौरी चौरा याद होना चाहिए, गोरखपुर के अंदर, यूपी के अंदर है ये, जहाँ पर दंगे हो गए थे जिसकी वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। नेक्स्ट आपका है कि उस राज्य का नाम लिखे जहाँ तारापुर, अभी अभी बताया मैंने, तारापुर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। उसके बाद हमने टिहरी बांध, ये देखा था कहाँ है, उत्तराखंड में। और उसके बाद सॉफ्टवेयर पार्क, ये हमने देखा था कौन सा, हैदराबाद सॉफ्टवेयर पार्क तेलंगाना के अंदर। और ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन, ये आपका नई दिल्ली के अंदर। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्त। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना। बहुत सारे बच्चे वीडियो शेयर करने में थोड़ी किल्लत करते हैं, तो ऐसा मत करो दोस्त, जितना हो सके शेयर करना, क्योंकि हमें हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी अच्छा करना है। और जितना हो सके जब आपका सपोर्ट होगा तभी मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ज़्यादा स्टफ डाल पाऊँगा, ठीक है। बाकी मैं बोल चुका हूँ, जितना हो सके शेयर करना। आपकी वजह से 40,000 हुआ है, तो एक दिन 1 लाख भी होंगे। इस साल हमें किसी भी हालत में 1 लाख करने ही करने हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैं एक और बात बता दूं आपको कि मैंने आपके लिए एक न्यू चैनल बनाया है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि उस पर 1000 सब्सक्राइबर है, बट जब आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, लिंक पे क्लिक करोगे, तब आपको पता चलेगा कि उस पर 2200 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं, जबकि मैंने उस पर एक भी वीडियो नहीं डाली। तो बच्चे क्यों सब्सक्राइब कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर मैं अपनी यूट्यूब की जर्नी के बारे में बताने वाला हूँ। मैं ये बताने वाला हूँ कि मैंने यूट्यूब से कैसे अर्न किया, और मेन बात ये है, मैं ये बताने वाला हूँ कि आप यूट्यूब से कैसे अर्न कर सकते हो। और भी बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म है जिससे एक स्टूडेंट अर्न कर सकता है, तो वहाँ पर मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसका बेल आइकन मत दबाना भूलना, ताकि मैं जैसी वीडियो डालूँ वैसे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। बाकी आप चाहो तो मेरे को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर वगैरह पे फॉलो करना चाहो तो कर सकते हो, लिंक सबका नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और साथ में टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो नोट्स वगैरह के लिए, और बाकी सारी चीज़ें मैं बताता रहता हूँ कि वहाँ पर मैं कौन सी चीज़ अपलोड करने वाला हूँ, ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। तो उस टेलीग्राम फ्री है, मतलब कुछ नहीं है, टेलीग्राम ऐप है एक बेसिकली, और जैसे व्हाट्सएप होता है वैसे ही है। तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना, सर्च में लिखोगे ना मेन पॉइंट स्टडी 10th, तो 10th के टेलीग्राम चैनल पे आ जाओगे। 2-3 हज़ार से ज़्यादा बच्चे हैं वो क्लास 10th के, तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, नेक्स्ट चैप्टर के लिए स्टे ट्यून। नेक्स्ट चैप्टर तो मैं सारे अपलोड कर चुका हूँ, कुछ चैप्टर रह रहे हैं वो भी जल्दी अपलोड कर दूंगा। वो बाकी बोर्ड, यूपी बोर्ड वगैरह के कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर हैं जो आ रहे हैं, तो मैं अपलोड कर दूंगा। बाकी चैप्टर कर चुका हूँ मैं अपलोड, उनका भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैप्टर की भी अलग से मिल जाएगी, मतलब चैप्टर वाइज, यानी मान लो हिस्ट्री की प्लेलिस्ट है तो उस पर क्लिक करोगे तो हिस्ट्री के सारे चैप्टर आ जाएंगे। और अलग से PYQs की भी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, उस पर क्लिक करोगे सारे के सारे चैप्टर के PYQs आ जाएंगे, ठीक है। तो वो आप देख लेना, अगर कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को बता देना, ओके। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, नेक्स्ट ऐसी ही वीडियो के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।